चैट में मैसेज करते हैं आप मुझे। जी सर। चले ठीक, मैं देख लूंगा। ओके सर। ओके, टेंशन ना लो, मैं देख लूंगा। असाइनमेंट से रिलेटेड है ना? जी सर, असाइनमेंट के रिलेटेड है। मेरा ना लैपटॉप खराब था, तो जब बन गया तब मैंने आपको सेंड कर दिया, लेकिन तब तक सबमिशन बंद हो गई थी, तो इसके ठीक है, रिलेटेड मैंने आपको मैसेज किया होगा। ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों के तो अभी भी लैपटॉप सही नहीं है, कुछ लोग 3D CG चला रहे होते हैं, लैपटॉप ठीक नहीं होता उनका, कुछ लोग गेमिंग कर सर रहे वो होते हैं। ना चाय गिरा दी थी बच्चों ने ऊपर, तो वो दुकान पे था रिपेयरिंग के लिए, इसलिए लेट हो चाय गया। का तरीका ये है कि जब लैपटॉप पे गिरे तो स्ट्रॉ लेके वो करते सर हैं, सीधा निकल आएगी। सर बच्चों ने गिरा दी उसके ऊपर। आज पढ़ना क्या है? कदरदान, आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ। स्पार्क स्पार्क कह रहे थे सर हम शायद। स्पार्क तो पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ पढ़ के आए हैं आज? आज क्विज ना लूं? नो सर, पिछली क्लास में हुआ तो था क्विज हमारा। इसी क्लास में एक और सर क्विज हो क्विज हुआ जाएगा। तो था। सर एक दिन छोड़ के एक दिन एक बार होना चाहिए। हाँ तो नहीं ना। अच्छा, तो आप लोग पढ़ते नहीं है, क्या मसला है? कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि इशू क्या है एक्चुअली, क्यों नहीं पढ़ते हैं? जी कदरदान। सर ये जो थ्योरी आगे शुरू हो गई है ना, ये थोड़ी सी अजीब लग रही है। जब तक कोडिंग कर रहे तब तक वो पढ़ते रहे हैं साथ साथ। फिर भी मतलब अगर थ्योरी अजीब लग रही है तो थ्योरी को थोड़ा सा कुछ पढ़ना तो है ना। कंसेप्ट तो क्लियर करो कम से कम, बैकएंड पे क्या हो रहा है क्या चीज है? यस सर। अब कंसेप्ट क्लियर नहीं क्यों हो रहे हैं आपके, और आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, पेपर आ जाएंगे एकदम, फिर आप लोग कहेंगे ओ ये क्या हो गया। मुझे तो मसला समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या करें। अब आगे पढ़ें या क्विज ले लो फिर मैं? सर एमसीक्यूज बेस्ड हैं। नहीं, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, जो सबसे पहले रिस्पॉन्स करेगा उसके नंबर लगाऊंगा, जो नहीं रिस्पॉन्स करेगा उसके नहीं सर लगाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। सर बस रिस्पॉन्स ही करना है ना, चाहे क्वेश्चन का आंसर ना आता हो। पहली एक्सक्यूज बात मी है, सर। अगेंस्ट पॉजिटिव नंबर सर लगेंगे, जी क्या रिस्पॉन्स आपने पिछले लेक्चर में क्विज लिया है और सर आगे पढ़े सर जी। उसकी 0 नंबर लगाऊंगा। जो रिस्पॉन्स करेगा, नंबर रिस्पॉन्स सही है, पॉजिटिव नंबर लगाऊंगा। जो रिस्पॉन्स सर करके आवाज आ रही नेगेटिव आंसर गलत दे दिया, नेगेटिव नंबर लगाऊंगा। सर क्विज नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं। सर जी। चले ठीक है, सही है, आज यहीं चलते हैं। आप लोगों ने तो पढ़ना नहीं है, लेकिन मेरा काम पढ़ाना ही का है, तो इंशाल्लाह मैं तो अपना काम करूंगा ईमानदारी के साथ। लव यू सर जी, लव यू बड़ा बड़ा। एक्सक्यूज मी सर, आवाज आ रही है? जी 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 जी, कदरदान कदरदान, बिल्कुल बोलें। सर जी पिछले 10 मिनट से बोल रहा हूँ, आपको आवाज ही नहीं थी जा रही। सर इधर बहुत बारिश की वजह से इंटरनेट बिल्कुल डाउन है सर। आपकी पहले 10 मिनट तो आवाज ही नहीं आ रही थी। क्यों? इंटरनेट ने क्या करना, बारिश ने क्या करना है? इंटरनेट को कैंचा हुआ है? पता नहीं सर, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ऐसे ही है बिल्कुल।
10 मिनट के सर लिए बात गांव में वो बारिश उसके यूट्यूब बाद- देख रहा है? जी सर सर बारिश की वजह से लाइट नहीं है ना, तो जनरेटर नहीं चलते टावर्स के, इसलिए signal अच्छा, बारिश मैं तो ना बारिश यूट्यूब देख रहा है या टॉरेंट पे डाउनलोड कर रहा है बारिश कुछ। नहीं नहीं ठीक सर है जी, सर। नहीं नहीं सर, रिमोट एरिया है सर, वो यहाँ पे सर वैसे बारिश ही की वजह से इंटरनेट आज लाइट बड़ी चली बात जाती है। चलो ठीक है, आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर पे देख लेना। ओके बेटा, काइंडली, थैंक यू। ओके। आज थोड़ा सा स्पार्क के इंटरनल आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं। जो स्पार्क जिस टर्मिनोलॉजी या जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रहा है, इसको हम कहते हैं आरडीडी। एंड आरडीडी स्टैंड्स फॉर सर्च नहीं करना, गूगल सर्च नहीं करना। यस सर। सर ये था कोई रिजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड करके कुछ था। रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट्स। यस सर। तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई, स्पार्क ही क्यों इस रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट के ऊपर बेस कर रहा है, और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और इसका कंपैरिजन करना है हमने डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी के साथ, डीएसएम के साथ, और उसके आगे फिर उसके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं या डिफरेंट फीचर्स हैं। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करते हैं कि इन आरडीडीज को हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि कंप्लीटली जो आपका स्पार्क है वो आरडीडी के ऊपर बेस कर रहा है। कंप्लीट आरडीडीज की वजह से वो हडूप के ऊपर उसकी थोड़ी सी सुपीरियरिटी भी है स्पार्क की। वो वजह यही है कि आरडीडी है। अब ये आरडीडी है क्या चीज एक्चुअली, और हमें इसकी क्यों जरूरत है। तो ये तो कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आरडीडीज ने तकरीबन सॉल्व की हुई। ये जो लिमिटेशंस अभी जो मेंशन हुई हुई हैं, ये ज्यादातर आपके पास हडूप मैप्रोड्यूस के अंदर पाई जाती है, और यही मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, यही मोटिवेशन कीज हैं जिनकी वजह से आरडीडी ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। सबसे पहले ये है कि आपका हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम या Amazon S3 है, जितने भी वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर जो डेटा सेट्स स्टोर हुए होते हैं, या वो राइट जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं, तो वो किसी स्टेबल सेकेंडरी लोकेशन से उसको रीड कर रहे होते हैं और किसी स्टेबल सेकेंडरी लोकेशन से उसको ऊपर वो राइट भी कर रहे होते हैं। और जाहिर बात है, जब आपके पास सेकेंडरी लोकेशंस के ऊपर जब वो रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है, क्योंकि एक्चुअली जब आपका हडूप है वो इतने प्रोसेसिंग पे टाइम नहीं कंज्यूम कर रहा होता है जितने वो रीड एंड राइट के ऊपर टाइम कंज्यूम कर रहा होता है। हडूप की स्पीड हालांकि प्रोसेसिंग की जाहिर बात है वही होगी जो स्पार्क की प्रोसेसिंग की स्पीड होगी, लेकिन हडूप की जो ड्रॉबैक ये है कि वो इन एंड आउट आईओ पे ज्यादा टाइम लगा रहता है, रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहा होता है, क्योंकि वो किसी एक स्टेबल लोकेशन के ऊपर अपने आप को जॉब को स्टोर भी कर रहा होता है और जॉब को वहां से रीड भी कर रहा होता है। दूसरी जो एक मोटिवेशन फैक्टर है वो ये है कि हडूप सपोर्ट नहीं करता आपके एडिटिव एल्गोरिथम्स को, जो कि स्पार्क या जो आरडीडीज हैं वो डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ की वजह से आपके पास एडिटिव एल्गोरिथम्स जितने भी होते हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं और एडिटिव ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा होता है। और आपके जितने भी आपके पास जो ट्रेडिशनल मैप्रोड्यूस, जाहिर बात है अगर आपका हडूप सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका एडिटिव ऑपरेशंस या एडिटिव कंप्यूटेशंस, तो जो आपका ट्रेडिशनल मैप्रोड्यूस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एडिटिव कंप्यूटेशन को भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। तो इस तरह के जितने भी आपके पास मैप्रोड्यूस टेक्निक्स हैं उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ट्रेडिशनल मैप्रोड्यूस टेक्निक्स को परफॉर्म कर सके। और फोर्थ वन ये है कि आपके पास मैप्रोड्यूस डेटा को काफी ज्यादा रेप्लिकेट और सीरियलाइज कर रहा होता है, क्योंकि वो जिसकी वजह से उसकी में रिडंडेंसी काफी ज्यादा आ रही होती है, रिडंडेंट डेटा काफी ज्यादा हो रहा होता है। रिडंडेंसी एक खास लिमिट तक
हडूप या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर मसलन वो वेरिएबल है, लेकिन जब आप लिमिट से एक्सीड कर रहे होते हैं तब जाहिर बात है वो आपके पास अनवेरिएबल सिचुएशन में कन्वर्ट हो रही होती है, जो आपके पास एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक हडूप की बनती जा रही होती है। अब ये जो नीचे ग्राफ है, ये जो नीचे फ्लो चार्ट है, ये करता क्या है, ये जो आपके पास कंटेनर हैं, ये एक आपके पास स्टेबल स्टोरेज है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स के, सेकेंडरी स्टोरेज है। सर ये रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंट मींस कि डेटा डुप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर डेटा डुप्लीकेशन एक खास लिमिट तक होती है, क्योंकि जाहिर बात है आपने फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव करना होता है, आपने यूजर के हर एक क्वेरी को एक खास टाइम स्पैन में एंटरटेन करना होता है, तो हम डेटा को रिडंडेंट रखते हैं या डेटा को डुप्लीकेट करते हैं ताकि हमारे पास एक कॉपी ऑलरेडी, अगर एक नोड कोई एक नोड फेल हो जाता है तो दूसरा नोड उसके वहां से एंटरटेन कर सके उस क्वेरी को। ठीक है, सर बैकअप के लिए जी, बैकअप के लिए एक खास लिमिट तक हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। लेकिन जब MapReduce के ऑपरेशन होते हैं वो अपने डेटा रेप्लिकेशंस या डेटा सीरियलाइजेशन की वजह से अपने डेटा को इतना रिडंडेंट कर लेता है कि वो आपके पास एक अनवेरिएबल सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ड्रॉबैक्स उसका एक बन जाता है। यहाँ पे इस चार्ट में चेक करो, आपके पास जितने भी जॉब्स है, जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये किसी एक स्टेबल लोकेशन के ऊपर स्टोर हो रही होती है, रीड कर रहे होते हैं लोकेशन से, और उसके बाद अपने जॉब को परफॉर्म करने के बाद, जॉब को कंप्यूट करने के बाद वो किसी एक स्टेबल के ऊपर राइट कर रहे होते हैं, जो एक शेयर्ड लोकेशन है, शेयर्ड स्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज है। अब आपके पास ये दूसरा जॉब है, ये उन्हीं डेटा को दोबारा एक स्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज से रीड कर रहा है और ये करता जा रहा है जब तक आपके पास ये कंप्लीट टास्क कंप्लीट नहीं होता। अब आपकी हडूप है वो इनस्टेबल टास्क कंप्लीट नहीं होता, दोबारा बताएंगे। मतलब जब तक आपके पास टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक ये स्टेबल डेटा से स्टेबल सेकेंडरी लोकेशन से डेटा को रीड भी कर रहा है और राइट भी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो कंप्लीट प्रोसेस का, ये कंप्लीट टास्क का जो ज्यादातर टाइम लग रहा है वो रीड एंड राइट के ऊपर लग रहा है, ना कि ओरिजिनली प्रोसेसिंग के ऊपर लग रहा होता है। ठीक है, वो ओरिजिनली उस प्रोसेस के ऊपर इतना टाइम नहीं लगा रहा था जितना वो रीड एंड राइट के ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहा था। तो ये कुछ डिफिशिएंसीज थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि स्पार्क आरडीडी की वजह, आरडीडी ने उनको सॉल्व करने की कुछ कोशिश की है, और स्पार्क की जो हडूप के ऊपर सुपीरियरिटी भी है वो भी आरडीडी की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। अब है क्या आरडीडी? आरडीडी रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटासेट्स। अब एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने के, रेजिलिएंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, डेटासेट क्या है और कैसे ये काम कर रहा है। जिस तरह रेजिलिएंट वर्ड से चला के फॉल्ट टॉलरेंस विद द हेल्प ऑफ आरडीडी लाइनेज ग्राफ, क्योंकि रेजिलिएंट क्या है कि आपके फॉल्ट टॉलरेंस उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि अगर आपका कोई एक नोड या कोई एक वर्टेक्स जहां पे आरडीडी रन हो रही होती है, जिसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, फॉर एग्जांपल मैपिंग या रिड्यूसिंग या कुछ फिल्टरिंग या कुछ अदर ग्रुप बाय या फंक्शन अप्लाई करने थे, वो अगर किसी भी वजह से वो नोड या वो वर्टेक्स जब फेल हो जाता है तो वो अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करता है। किस वजह से? लाइनेज ग्राफ की वजह से, जो कि एक डीईजी होती है, लाइनेज ग्राफ, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है, उसकी वजह से ये अपने आप को रीबिल्ड कर लेता है, रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है और यूजर को एंटरटेन करना शुरू कर लेता है। अब ये लाइनेज ग्राफ मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका था कि ये है क्या चीज। लाइनेज ग्राफ से मुराद ये है कि आपके पास एक कंप्लीट एक ग्राफ है स्टार्ट से लेके एंड तक, फॉर एग्जांपल। अब
लाइनेज ग्राफ से मुराद ये है कि आपके पास सब ग्राफ किसी एक टास्क का या किसी एक जॉब का जो आपके पास सब ग्राफ बनता है। फॉर एग्जांपल आपके इस किसी एक जॉब नंबर 7 में, जॉब नंबर 7 के अंदर फॉर एग्जांपल 17 वर्टिसेस हैं जिसके अंदर डिफरेंट आरडीडीज रन हो रही है। 17 जीरो से लेकर 17 तक वर्टिसेस हैं। अब किसी एक वर्टेक्स के ऊपर वो फेल हो जाता है तो वो सब ग्राफ की वजह से वो सब ग्राफ को दोबारा हम रिकम्प्यूट करते हैं या कुछ रीबिल्ड करके उनको दोबारा लाइव पोजीशन पे ले आते हैं। वो सब ग्राफ कैसे रिकम्प्यूट होता है? तो फॉर एग्जांपल आपका वर्टेक्स नंबर 9 डेड हो गया किसी भी वजह से, तो वो क्या करता है, वो लाइनेज वो वर्टेक्स नंबर 8 जो उसका पेरेंट वर्टेक्स है उसको दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि आपके बफर में जितना भी कंप्यूटर डेटा है जो कि मुझे चाहिए था मुझे सेंड कर दो दोबारा, क्योंकि मैं किसी वजह से डेड या फेल हो गया था। तो वो दोबारा सेंड कर लेता है या वो दोबारा रिकम्प्यूट करके सेंड कर लेता है। अगर उसके पास सेव नहीं है तो वो जो वर्टेक्स नंबर 8 है जो उसका पेरेंट नोड था, जो पेरेंट वर्टेक्स था, चाइल्ड वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स 9 है, तो पेरेंट वर्टेक्स जो वर्टेक्स 8 है वो सर करके जी सर ये लाइनेज ग्राफ दोबारा बता दें प्लीज। लाइनेज ग्राफ ये कि मतलब आपके पास सब ग्राफ का एक सब ग्राफ का सब पोर्शन। ओके सर। तो फिर वर्टेक्स नंबर 8 से रिकम्प्यूट हो गई या उसी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ ऑलरेडी कुछ कंप्यूटर रिजल्ट वो फॉरवर्ड कर लेता है वर्टेक्स नंबर 9 को और वो दोबारा अपनी कंप्यूटेशन वगैरह शुरू कर लेता है और वो लाइव पोजीशन पे आ जाता है और अपने टास्क की तरफ जा रहा होता है, कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा रिसाइड्स ऑन मल्टीपल, जिस तरह आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड से कि आपके पास जो डेटा है वो मल्टीपल स्कैटर नोड्स में प्लेस हुआ होता है। एक क्लस्टर के अंदर आपके पास मल्टीपल स्कैटर नोड है, वहां पे आपके पास प्लेस हुआ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। और डेटा सेट रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड ऑफ द डेटा यू आर, तो आपके रिकॉर्ड्स को जितना भी है जो आपके पास CSV फॉर्म में होते हैं, जो आपके पास XML फॉर्म में हो सकते हैं, जो आपके पास JSON फॉर्म में हो सकते हैं, उन्हीं को जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास डेटा सेट्स है। क्योंकि तकरीबन आपके पास सेमी स्ट्रक्चर टाइप आपके पास डेटा सेट पड़ा होता है। अनस्ट्रक्चर भी होता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास सेमी स्ट्रक्चर ही हो, अनस्ट्रक्चर भी होता है आपके पास डेटा सेट, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर जो आपके पास JSON की फाइल है या CSV की फाइल है, तकरीबन सेमी स्ट्रक्चर आपके पास डेटा आपके पास पड़ा होता है। Next is RDD and Apache Spark is an immutable collection of objects which computes on the different nodes of the clusters. What is immutable collections? Immutable collection क्या चीज होती है? किस बला का नाम है? कदरदान मेहरबान। सर जो चेंज ना हो सके, जो चेंज ना हो सके, इम्यूटेबल वही होगा ना। हाँ जी, वो कलेक्शन या वो ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास ओरिजिनली अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसके ऊपर, तो अपना जो रिजल्टेड जो ऑपरेशन जो रिजल्टेड रहता है वो टेम्परेरी तौर आपके पास किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर सेव होता है या वो टेम्परेरी सेव हो जाता है। अपने ओरिजिनली जो उसके जो डेटा उनके पास कंटेंट पड़ा होता है उसको वो चेंज नहीं कर रहा होता है। सब मतलब टेम्परेरी को आप टेम्परेरी रिजल्ट दिखाते हैं और जो ओरिजिनल होती है वो उसके पास ही रहती है। हाँ जी बिल्कुल। तो RDD इज इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जाहिर बात है उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, मैपिंग है, फिल्टरिंग है, ग्रुपिंग है, रिड्यूसिंग है, सारे डिफरेंट कंप्यूटेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और डिफरेंट क्लस्टर्स के ऊपर वो परफॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट नोड्स ऑफ द क्लस्टर। जिस तरह ये चेक करो, ये मैंने पिछले स्लाइड के अंदर ये मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी कि एक प्रॉब्लम है हडूप के अंदर, इस प्रॉब्लम को स्पार्क ने सॉल्व की हुई है। स्पार्क की जब फर्स्ट टाइम डेटा को लोड कर रहा होता है तो अब आपके पास वो लोड
जो लोडिंग है ना वो आपके पास किसी एक सेकेंडरी लोकेशन से ही स्टोर कर रीड कर रहा था जॉब के लिए, जब वो जॉब को कंप्यूट कर रहा होता है। जैसे वो अपने जॉब के ऊपर, जॉब की जो ऑपरेशंस हैं जैसे वो परफॉर्म कर लेता है, तो वो राइटिंग किसी मेमोरी के ऊपर कर रहा होता है जो इसकी स्टेबल प्राइमरी मेमोरी होती है, उसके ऊपर कर रहा होता है, और वहां से वो दूसरा जॉब रीड कर रहा होता है, फिर तीसरा जॉब कंप्लीट कर लेता है, फिर वो राइट कर लेता है, और ये उस वक्त तक ये राइटिंग एंड रीडिंग स्टेबल मेमोरी के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं जब तक ये कंप्लीट टास्क नहीं होता। जैसे ये टास्क कंप्लीट हो जाता है तो एट द एंड फिर वो किसी स्टेबल सेकेंडरी लोकेशन के ऊपर वो सेव कर लेता है। लेकिन जब जॉब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब आपके पास जितना भी प्रोसेस डेटा होता है, जितना भी कंप्यूटेड डेटा होता है, वो किसी सेकेंडरी मेमोरी सेव नहीं हो रहा होता है, वो प्राइमरी मेमोरी जिसको आपके पास रैम कह सकते हैं या कैशे कह सकते हैं, वहां पे आपके पास सेव हो रहा होता है। सर क्या चीज़ कैशे और कैशे में सेव हो रही होती है? कंप्यूटेड रिजल्ट या रिजल्ट जो आपके पास हो, ठीक है जी ठीक है। अच्छा, स्पार्क के अंदर तीन तरीके से आप आरडीडी को क्रिएट करते हैं, या वो स्टेबल स्टोरेज से जो वो लोड या राइट करने के लिए आप रीडिंग आरडीडी क्रिएट करते हैं वर्टेक्स 0 पे या वर्टेक्स 9 के ऊपर या वर्टेक्स n के ऊपर, एंड अदर आरडीडी क्रिएट करती रहती है आपके आरडीडी बाकी आरडीडीज को भी क्रिएट कर रही होती है, या कुछ पैरेलल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ आपके पास आरडीडी का एक प्रोग्राम बन रहा होता है, जो कि ड्राइवर प्रोग्राम होता है जिसने कंप्लीट उस जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो ये तीन किस्म के आपके पास आरडीडीज क्रिएट हो रही होती है स्पार्क में। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो कंपैरिजन है आपके आरडीडी और डीएसएम के साथ, कि आपके रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी के साथ क्या क्या उसके अंदर खूबियां हैं, क्या इसके अंदर खामियां हैं। तो डिफरेंट ऑपरेशंस के ऊपर वो हर एक अपना अपना काम कर रहा होता है। जैसा रीडिंग डेटा है आरडीडीज में आपके पास दो किस्म के रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक कोअर्स ग्रेन होती है और दूसरे के पास फाइन ग्रेन होती है। कोअर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन में क्या फर्क है, या कोअर्स ग्रेन है क्या चीज? अब्दुल्ला गूगल नहीं पूछ रहे हैं? जी जी गूगल नहीं करना, कोई और बता दें। नहीं नहीं बता सर। शुजात आके आप बता दो। नहीं पता यार, ये आप लोग डेटा सेट ये वो डेटाबेस के अंदर काफी ज्यादा यूज कर चुके होंगे। डेटा कोअर्स ग्रेन मींस कि डेटा वो कंप्लीट डेटा सेट को मंथ्स इन ऑपरेशन के अंदर वो रीड कर लेता है। फाइन ग्रेन मींस कि आप कुछ पोर्शन, स्मॉलर पोर्शन जब आप रीड कर रहे होते हैं तो फाइन ग्रेन वाला कंसेप्ट आ रहा होता है। तो कुछ सेलेक्टिव डेटा को आप रीड कर रहे होते हैं, कुछ सेलेक्टेड फाइन डेटा को आप जो आप रीड कर रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल मुझे कॉलम नंबर x, कॉलम नंबर y, कॉलम नंबर z, कॉलम नंबर m, कॉलम नंबर o ये मुझे चाहिए, तो आपके पास ये फाइन ग्रेन वाला या कुछ सिलेक्टेड रोज चाहिए होते हैं। तो फाइन ग्रेन के अंदर आप आरडीडीज के अंदर भी ऑप्शन है कि वो फाइन ग्रेन के साथ आपके पास डेटा को रीड कर रहा होता है, और कोअर्स ग्रेन फॉर्म में भी आपके पास डेटा रीड हो रहा होता है। इसमें द रीड ऑपरेशन आपने बताया कि कोअर्स ग्रेन होता है कि मतलब वो सारा डेटा एक ही टाइम पे रीड कर लेता है, और जो फाइन ग्रेन होता है वो सिलेक्टिव पार्ट रीड करता है, सही है?
जी 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 सर इधर तो कुछ और ही लिखा हुआ है। जी। सर नेट पे तो कुछ और ही लिखा है। नेट पे कुछ और लिखा है? जी सर। नेट पे क्या लिखा हुआ है? सर मतलब कि इसमें डाटा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ वो आपने ठीक है। एग्रीकल्चर आ गया होगा सर वो डाटा को सर्च करो ना, लाइक मैंने लिखा है क्रॉस करें डाटा मींस, तो सर वो उसने तो मतलब थोड़ा डिफरेंट ही बताया मुझे, जो समझ भी नहीं आ रही इसने बताया क्या। क्वार्ट्ज ग्रेन आप ये ना कहा, अब डिक्शनरी में अगर आप चेक करें तो जाहिर बात है लुगाती उर्दू में जो है ना वो क्वार्ट्ज ग्रेन कुछ और बताया गया है। जब आप वो स्पार्क के तो चावल होता है सर, वो तो पता हाँ। है मुझे। तो जब आप स्पार्क में देखेंगे तो जाहिर बात है स्पार्क के कंसेप्ट के कुछ और होते हैं ना। इधर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम रिगार्ड्स टू लार्ज सब कंपोनेंट्स। ओहो ठीक है, चलो बाद में एक्सप्लेन करते हैं बाद में। मैं आपको रेफरेंस शेयर कर लूँगा कोई ना कहीं। शुजा साहब का भी आप रेफरेंस शेयर कर लिया। माज कमरान एंटरटेन कर लो उसको, अब्दुल्ला को। ठीक सर। अच्छा डीएसएम में क्या है? द डीएसएम में आपके पास फाइन ग्रेन आपके पास कंप्लीट रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रही होती है। बस उसके अंदर वो वाली फंक्शनैलिटी नहीं है, क्वार्ट्ज ग्रेन वाली फंक्शनैलिटी उसके अंदर नहीं है। क्लियर है ये? अच्छा जो राइटिंग है, राइटिंग में जो भी ऑपरेशन राइटिंग परफॉर्म करते हैं क्वार्ट्ज ग्रेन वही सेम कंसेप्ट है कि अप्लाई ऑपरेशंस ऑन द ऑल ऑब्जेक्ट, कि मतलब राइट की जितने भी ऑपरेशन हैं क्वार्ट्ज ग्रेन में सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे, कंप्लीट डेटा सेट के ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। जो कि डीएसएम में आपके पास फाइन ग्रेन में आपके पास जो सिलेक्टिव ऑपरेशंस हैं वो या सिलेक्टिव जो डेटा सेट्स हैं उन्हीं के ऊपर ये परफॉर्म हो रहे होंगे, या जो स्मॉलर डेटा सेट है, जो स्मॉलर सेट है उन्हीं के ऊपर परफॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कंसिस्टेंसी। जब आप डेटा को रीड कर लेते हैं राइट, तो डेटा की कंसिस्टेंसी कहाँ पे मेंटेन हो रही होती है। जिस तरह आरडीडी आपको पता है कि आपके पास वो इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो जाहिर बात है इम्यूटेबल कंसेप्ट आ गया। बाय डिफॉल्ट आपके पास आरडीडी जो बाय नेचर है वो इम्यूटेबल है, तो जाहिर बात है आपकी कंसिस्टेंसी, जो डेटा की कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन हो रही है। आप किसी भी लेवल पे किसी भी पोजीशन के ऊपर आप आरडीडी के जो कंटेंट है या आरडीडी का डेटा है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ना अल्टर कर सकते हैं। तो आपके पास कंसिस्टेंसी काफी हाई है स्पार्क के अंदर। तो प्रोग्राम जो कि डीएसएम में क्या है कि आप अगर प्रोग्राम के अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अगर आपके पास डेटा में कोई चेंजेस वगैरह नहीं है, तो जाहिर बात है वही प्रोग्रामर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर उसी को फॉलो कर रहा है तो आपका डेटा चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे वो अगर वो रूल से हट जाता है तो जाहिर बात है आपका जो कंसिस्टेंसी है वो लूज हो सकती है। ठीक है जी ठीक है सर। नेक्स्ट है फॉल्ट रिकवरी मैकेनिज्म एंड स्ट्रैगलर मिटिगेशन। फॉल्ट रिकवरी मैकेनिज्म जिस तरह मैंने पहले बताया था कि स्पार्क या जो स्पार्क आरडीडी है वो कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो रही थी बैकएंड के ऊपर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में, और हर ग्राफ जाहिर बात है उस ग्राफ के अंदर कुछ पेरेंट वर्टिसेस होते हैं, कुछ चाइल्ड वर्टिस होते हैं। फिर चाइल्ड आगे किसी और का पेरेंट बन जाता है और उसका एक चाइल्ड बन जाता है, फिर वो सब चाइल्ड किसी और का पेरेंट बन जाता है और उसका एक फिर चाइल्ड बन जाता है। तो पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशन है ना ये आपके फॉल्ट रिकवरी मैकेनिज्म में काफी हेल्प कर रहा होता है।
जो फॉर एग्जांपल किसी एक लोकेशन के ऊपर किसी एक वर्टेक्स अगर फेल हो जाता है तो जाहिर बात है वर्टेक्स की जो एक वर्टेक्स n है या वर्टेक्स k है, अगर वो फेल हो जाता है तो उस वर्टेक्स का जो पेरेंट है ना वो दोबारा रिकम्प्यूट कर लेता है डेटा को, या उसके पास जो पहले से रिजल्ट पड़ा था दोबारा फॉरवर्ड कर लेता है उस डेड जो रीबिल्ड होकर आया होता है उस वर्टेक्स को दोबारा, या उस आरडीडी को दोबारा सेंड कर लेता है और वो अपने काम को दोबारा शुरू कर लेता है। तो फॉल्ट रिकवरी मैकेनिज्म स्पार्क आरडीडी के अंदर काफी अच्छी है। और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी में फॉल्ट टॉलरेंस इज अचीव्ड बाय चेक पॉइंटिंग टेक्निक्स, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट चेक पॉइंट्स हम रख रहे होते हैं। जिस तरह डेटाबेस के अंदर नहीं होते डिफरेंट हम चेक पॉइंट्स रख रहे होते हैं कि यहाँ तक कंप्लीट हुआ काम तो ठीक है, चेक पॉइंट ये, चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 3, चेक पॉइंट 4 अप टू चेक पॉइंट एंड तक, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता। तो उसके बाद वो दोबारा अगर किसी एक चेक पॉइंट फॉर एग्जांपल चेक पॉइंट X15 तक डेटा कंप्लीट हो गया और X15 से आगे कहीं पे एरर आ गया तो किसी एक खास चेक पॉइंट तक रोल बैक करता है अपने आप को, जहां पे उसके पास स्टेबल डेटा मिल रहा होता है, स्टेबल रिजल्ट मिल रही होती है, वहां तक वो रोल बैक करता है और वहां से दोबारा एग्जीक्यूशन शुरू कर लेता है, दोबारा अपनी कंप्यूटेशन शुरू कर लेता है और काम कर रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रैगलर मिटिगेशन। अच्छा, स्ट्रैगलर मिटिगेशन ये है कि आरडीडी के अंदर है, ये काफी अच्छे तरीके से ये मैनेज हो रहा था, ये काम कर रहा होता है, लेकिन डीएसएम स्ट्रैगलर का मतलब ये है कि वो जो लाइक जो डाटा मिस हुआ होता है या फिर जो उसको लेके आता है। ये मैंने आपको अभी पूछना है कि स्ट्रैगलर मिटिगेशन होती क्या है। वही बता रहा हूँ कि स्ट्रैगलर का मतलब वो होता है कि मतलब जो डाटा मिस हुआ होता है, मतलब जो एक जो ग्रुप जैसे कि आरडीडी होता है ना कि बिल्कुल सारा, जो हमने पीछे भी आपने बताया कि जो एक साथ ही सारा डाटा ट्रांसफर करता है, तो उसमें भी जो डाटा मिस हो जाता होगा तो उसको ये साथ लेके चलता होगा, राइट? नहीं, स्ट्रैगलर मिटिगेशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास चेक करो पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही होती है, डिफरेंट प्रोसेस रन हो रहे होते हैं और टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उसका जो स्केड्यूलर होता है ना वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये कुछ टास्क जल्दी काम कर रहे हैं और कुछ प्रोसेसर या कुछ थ्रेड जो है ना वो टाइम लगा रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल में ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ कंसेप्ट होते हैं। अगर वो टाइम ज्यादा लगा रहा होता है तो उसका जो स्केड्यूलर इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो जो प्रोसेस ज्यादा टाइम लगाता है किसी खास टास्क को कंप्लीट करने के लिए दूसरे प्रोसेसर के मुकाबले में ज्यादा टाइम लगा रहा होता है, तो स्केड्यूलर उस टास्क या उस प्रोसेसर को या उस थ्रेड को थोड़ा सा पॉज या काम वापस ले लेता है, किसी दूसरे को असाइन करता है। इसको कहते हैं स्ट्रैगलर मिटिगेशन। या मैंने नीचे लिखा था, मुझे पता था कि तुम लोगों को पता नहीं होगा। सर मेरा भी तकरीबन यही मतलब था। आपका भी यही मतलब था, लेकिन तकरीबन था, तो तकरीबन 30% था। They take more time to complete than their peers, क्योंकि वो कोई भी रीजन हो सकती है, वो लोड इम्बैलेंस भी हो सकता है, वो आईओ ब्लॉक्स भी हो सकता है, वो गार्बेज कलेक्शन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो स्केड्यूलर होता है ना आरडीडी का, जो स्पार्क का, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपने पीयर्स के साथ वो कंपेयर करता है अपने टास्क के कंप्लीशन टाइम को, और फिर वो दोबारा किसी और को असाइन कर देता है कि यार ये तो टाइम ज्यादा लगा रहा है, तो जो स्केड्यूलर या जो प्रोसेसर या जो नोड या जो आरडीडी फ्री है उसके असाइन करके काम करवा लेता है। ठीक है,
देखो समझ आ रही है, आगे से बताओ। नेक्स्ट है ऑपरेशंस कि ऑपरेशन कौन कौन से आरडीज के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं। एक आपके पास होती है आइटरेटिव ऑपरेशंस, दूसरी होती है इंटरैक्टिव ऑपरेशंस। आइटरेटिव ऑपरेशन मींस कि आइटरेटिवली कुछ एल्गोरिथम्स, कुछ प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं। तो ये आइटरेटिव ऑपरेशंस का एक फ्लो है कि फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल वो डेटा से जो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है, स्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज है, वहां से उसको डेटा को रीड कर लेता है और कुछ ऑपरेशंस आइटरेटिवली परफॉर्म होके किसी एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के ऊपर वो सेव हो रहे होते हैं। और फिर वो नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैपिंग कोई हुई हुई है, यहाँ पे कुछ रिड्यूसिंग हो रही होती है, यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन एल्गोरिथम लगे हुए हैं, तो ये एक टास्क है कंप्लीट, ये एक जॉब एग्जीक्यूट हो रही है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने डेटा को रीड कर लिया हार्ड डिस्क या स्टेबल स्टोरेज लोकेशन से, कोई भी एक सेकेंडरी स्टेबल लोकेशन है। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक वो उसको मेमोरी के अंदर रख रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के अंदर रख रहा होता है। ये ऑलरेडी आप इसमें ये चेक करो, मेमोरी के अंदर रख रहा होता है। और रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब इसे क्या है कि इनका जो आईओ टाइम है, जो रीड एंड राइट टाइम है, वो काफी कम लग रहा है, क्योंकि जाहिर बात है एक डेटा को रीड कर रहा था, एक प्रोसेसर डेटा को रीड कर रहा है रैम से और दूसरा प्रोसेसर उस डेटा को रीड कर रहा है सेकेंडरी से। तो कौन ज्यादा टाइम लगा रहा होता है? वो प्रोसेसर जो सेकेंडरी स्टोरेज लोकेशन से डेटा रीड कर रहा होता है, वो जाहिर बात है वो ज्यादा टाइम लगा रहा होता है। तो ये आपके पास जब टास्क कंप्लीट हो जाती है तो ये किसी एक लोकेशन के ऊपर ये राइट कर लेता है कंप्लीट। अब इंटरैक्टिव ऑपरेशंस, इंटरैक्टिव ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशन होते हैं कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल यूजर्स हैं, गूगल से क्यूरीज की है, कोई क्यूरी 1 ने क्यूरी कर ली है, डेटा लोड हो गया, प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया, उसके जो रिजल्ट है ये इस मेमोरी के अंदर आके सेव हो गया। फिर कुछ देर बाद एक दोबारा एक दूसरा यूजर है, उसने सेम क्यूरी की, तो स्पार्क ने क्या कर लिया, स्पार्क ने वो दोबारा डेटा लोड या प्रोसेस नहीं किया, उसके पास मेमोरी के अंदर जो रिजल्टेड, जो उस क्यूरी के अगेंस्ट पहले से रिजल्ट पड़ा हुआ था, वही रिजल्ट उठा के उस यूजर को पास कर लिया और यूजर एंटरटेन हो गया। वो जो लोडिंग, इनपुट आउटपुट, लोडिंग वाला टाइम और प्रोसेसिंग टाइम, वो सारा कुछ बच गया और डायरेक्ट ही रिजल्ट उनको पास कर दिया। इसी तरीके से क्यूरी 3 आ गई जो कि सेम टाइप की क्यूरी थी, दोबारा लोडिंग एंड प्रोसेसिंग टाइम बच गया और डायरेक्ट ही उस मेमोरी से, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी से उन्होंने सीधा उनके पास रिजल्ट फॉरवर्ड कर लिया। इंटरैक्टिव से मुराद ये है कि इंटरेक्शन काफी स्पीडी वे से यूजर के साथ हो रही होती है, न कि सेकेंडरी स्टोरेज के साथ काफी ज्यादा हो रही होती है। वो अपना कंप्यूटेड रिजल्ट अपने पास कुछ टेम्परेरी, कुछ खास वक्त तक अपने पास स्टोर कर रहा होता है और यूजर्स को एंटरटेन कर रहा होता है। ठीक है, जिस तरह गूगल सर्च इंजन है, जब कोई एक ट्रेंड चलना शुरू हो जाती है, कोई हैशटैग या कोई एक इस तरह का ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है, तो गूगल पहले से अपने जितने भी उन्होंने फॉर एग्जांपल यूजर ने क्यूरीज की हुई होती है, वो कुछ उन क्यूरी के अगेंस्ट जितना भी कंप्यूटेड रिजल्ट होता है वो अपने पास तैयार रख रहा होता है, ऐसे रखा होता है पहले से मेमोरी के अंदर, न कि वो दोबारा जाता है, सर्च करता है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, दोबारा ये लेकर आता है। वो अपने पास कुछ कंप्यूटेड रिजल्ट टेम्परेचर पे रख रहा होता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस क्यूरी के अगेंस्ट ज्यादा ट्रेंड या इस टॉपिक का ट्रेंड चल रहा है। जो उस टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने क्यूरीज सारे तकरीबन जो यूजर करता जा रहा था, उसके कंप्यूटेड रिजल्ट अपने पास सेव करता जा रहा होता है, क्योंकि उसको पता चल रहा होता है कि किस क्यूरी या किस टॉपिक का ट्रेंड आया हुआ है, किस टॉपिक का ट्रेंड है, और लोकेशन वाइज ट्रेंड है सारा। तो उन्होंने पहले से कंप्यूट की हुई थी सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स, आरएलडी की फीचर्स हैं।
आरडीडी की फीचर हैं, कुछ लेजी इवैल्यूएशन है, इम्यूटेबिलिटी है, फॉल्ट टॉलरेंस है इसके अंदर है, इन मेमोरी कंप्यूटेशन भी है और पार्टीशनिंग भी है। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेजी इवैल्यूएशन में मेरे हाल में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, फॉल्ट टॉलरेंस भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इम्यूटेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पार्टीशनिंग को थोड़ा सा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसके बाद डिफरेंट नोड्स में वो जाहिर बात है उनका डेटा डिफरेंट नोड्स ऑफ द क्लस्टर में पड़ा होता है। और इन मेमोरी कंप्यूटेशन को मैं थोड़ा सा डिटेल में क्योंकि जरा है क्या चीज इन मेमोरी कंप्यूटेशन। हम ज्यादातर कहते हैं ना कि ये मेमोरी के अंदर सेव कर रहा था, मेमोरी के अंदर सेव कर रहा था, कैसे सेव कर रहा था, क्या काम उसका होता, किस तरह है। इन मेमोरी कैपेबिलिटी ऑफ इन मेमोरी कंप्यूटेशन मतलब ये है कि वो अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट मींस कि जब टास्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस जब आपके पास रिजल्ट आ रहे होते हैं, वो अपने सारे रिजल्ट जितने भी हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटेड रैम या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी जो है वहां पे सेव कर रहे होते हैं, न कि वो किसी एक स्टेबल स्टोरेज लोकेशन के ऊपर। ठीक है, अब आरडीडी जब ये फंक्शनलिटी अचीव करने की कोशिश करता है तो दो मेथड है उनके पास में, एक होता है कैशे मेथड है, दूसरा परसिस्ट मेथड है। कैशे के अंदर जाहिर बात है वो डायरेक्ट रैम या कैशे के अंदर सेव कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो परसिस्ट मेथड है, परसिस्ट मेथड के आगे फर्दर 5 लेवल्स हैं। memory only, memory and disk only, memory only serializable, memory and disk serializable और disk only। ठीक है, ये 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमारे persist को, ये 5 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हमारे persist मेथड को पास करने होते हैं और उन्होंने आगे से रन करने होते हैं। ठीक है, अब मेमोरी ओनली से बना दी है कि इट स्टोर एज अ deserialized Java object in JVM. If RDD does not fit in memory, then the remaining will recompute each time they are needed. पहले तो मुझे ये बताओ कि deserialized JVM ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं या Java ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? Java ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्लास के ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं ना, वो deserialized मीन्स कि वो अपने ओरिजिनल हालत में अपने, क्योंकि जावा के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सीरियलाइजेबल होते हैं और वो आगे बाइटेड वर्जन में कन्वर्ट होते हैं, एरिया ऑफ बाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि जावा सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट अगर वो एरिया ऑफ बाइट्स में जो कन्वर्ट हुए होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैक हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडो हो गया, मोबाइल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकते हैं विदाउट रिकम्पाइलिंग। ठीक है, वो डायरेक्ट रन होते हैं। आप वो कह रहे हैं स्टोर डिसरियलाइज जावा, मतलब वो ओरिजिनली ऑब्जेक्ट सेव कर रहे होते हैं जीवीएम में। जीवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन्स। ये एक वर्चुअल मशीन होते हैं जो जावा के कोड्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि वो कौन से वो ऑब्जेक्ट होते हैं? वो कंप्यूटेड रिजल्ट होते हैं आरडीडी के, वो कंप्यूटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी एक ऑपरेशन परफॉर्म करके उसकी जो रिजल्ट है वो किसी जावा के ऑब्जेक्ट में या किसी स्केला के ऑब्जेक्ट में सेव होता है। वो जावा ऑब्जेक्ट ओरिजिनली मेमोरी के अंदर सेव हो रहे होते हैं। अगर जगह नहीं है, फुल हो गई मेमोरी, तो वो दोबारा क्या करते हैं? वो दोबारा रिकम्प्यूट करते हैं जब भी उसको जरूरत पड़े। ठीक है, जितने उसके पास कैपेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि वो सेव रख सके, अपने पास सेव रखता है। जब उसकी कैपेबिलिटी से बात बाहर चली जाती है तब वो दोबारा रिकम्प्यूट कर लेता है, लेकिन वो भी उस वक्त जब उसको जरूरत होती है तब वो रिकम्प्यूट करता है। मेमोरी ओनली में जब ये वाला पैरामीटर हम पास करते हैं परसिस्ट में,
कि मेमोरी ओनली हो तो ये वाला काम हो रहा होता है। जब हम persist में मेमोरी एंड डिस्क का पैरामीटर पास करते हैं तब क्या काम हो रहा है, तब भी सेम वही डीसीरियलाइज जावा ऑब्जेक्ट सेव हो रहा है। मतलब जावा ओरिजिनली ऑब्जेक्ट सेव कर जावा जेवीएम के अंदर, या स्केला का ऑब्जेक्ट सेव हो रहा होता है ओरिजिनली जेवीएम के अंदर, कोई एरे ऑफ बाइट्स सेव नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मेमोरी के अंदर जितना उसके पास कैपेबिलिटी है सारे के सारे मेमोरी को यूज कर रहा था, लेकिन जब मेमोरी कैपेबिलिटी थी या उसके स्टोरेज के लेवल से बाहर बात चली जाती है तो अपना रिजल्ट जो रिमेनिंग रिजल्ट होता है वो डिस्क के अंदर सेव कर लेता है। जिस तरह हम सेकेंडरी या वो एक माउंट वैल्यू नहीं माउंटिंग नहीं करते हैं कि आपके पास एक हार्ड डिस्क एक टेम्परेरी तौर पर एक रैम के काम करना शुरू कर लेता है, रैम के तौर पर काम करना शुरू कर लेता है। जो वही काम हो रहा होता है कि आपका रैम जब फुल हो जाता है तो वो हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन ऐसा मेमोरी कन्वर्ट कर लेता है और उसको लोकेशन वहां पे सेव कर रहा है, अपने कुछ टेम्परेरी रिजल्ट उस लोकेशन के ऊपर वो सेव कर रहा होता है, न कि वो दोबारा रिकम्प्यूट कर रहा होता है, ठीक है। सर उससे भी अगर डेटा रिट्रीव वगैरह करते हैं जो उसी वहां से भी इतना टाइम लगता है जिस तरह हम आम रैम से लग रहा होते हैं? नहीं, थोड़ा सा उससे ज्यादा लग रहा था, क्योंकि जाहिर बात है आपको जो सेकेंडरी हार्ड डिस्क थी वो एज अ रैम ट्रीट हो रही है। एक आपके पास कंप्लीट जाहिर बात है वो दूसरा मैकेनिकल है और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रिकल होता है, तो थोड़ा बहुत, लेकिन वो एज अ रैम ट्रीट हो रही है तो वो काफी उतना स्पीडी रिट्रीव नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी सेकेंडरी जो स्टेबल लोकेशन वहां से काफी ज्यादा टाइम से रिट्रीव कर लेता है वो। दूसरा है मेमोरी ओनली सीरियलाइजेबल। ये सेम वही काम हो रहा होता है जो मेमोरी ओनली का हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि वो बाइटेड वर्जन में डेटा स्टोर कर रहा होता है। वो उस ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ एरे बाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, और क्योंकि वो कंप्लीटली बाइटेड वर्जन में होता है तो उसके जो फास्ट एग्जीक्यूशन भी होती है और वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी इसके अंदर ये आ जाती है, और मोर स्पेस एफिशिएंटली ये यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास आपके पास एरे ऑफ बाइट्स होते हैं और वो सिंगल लोकेशन के ऊपर वो सेव हो रहे होते हैं। सिंगल लोकेशन में इसके एडजेसेंट लोकेशन के ऊपर सेव हो रहे होते हैं सारा डेटा, और वो फास्ट सीरियलाइज है क्योंकि जाहिर बात है एक आ गया सीरीज में आपके पास आ रहा होता है, इसलिए हो गया सीरियलाइजेबल। सीरियल लोकेशन 0 पता चल गया, लोकेशन 0 है, एंड तक जाएं और उसी को रिट्रीव करते जाएं, तो फास्ट वे से रिट्रीविंग और फास्ट वे से इसके अंदर वो राइटिंग भी हो रही होती है। जो 2.4 है वो कंप्लीट 2.2 की बिल्कुल कॉपी है, लेकिन यहाँ पे 2.2 में डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट सेव हो रहे थे, यहाँ पे कंप्लीट वही बाइटेड एरे सेव हो रही होती है, जो बाइटेड एरे सेव हो रही है जावा ऑब्जेक्ट्स की या स्केला ऑब्जेक्ट्स की। बाकी कंप्लीट काम उसी तरह हो रहा होता है जो 2.2 के अंदर हो रहा था। पहले वो कोशिश कर रहा था अपना जितना भी कंप्यूटेड रिजल्ट होता है वो रैम के अंदर सेव कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे रैम फिल होती जा रही होती है या प्राइमरी मेमोरी फिल होती जा रही है तो अपने सेकेंडरी डिस्क को, सेकेंडरी लोकेशंस को एज अ प्राइमरी मेमोरी कन्वर्ट करके वो यूज कर लेता है। सर यहाँ पर जो मेमोरी ओनली सीरियलाइज, सर इसमें हम अगर डेटा ज़्यादा हो जाए यानी कि रैम फुल हो जाए तो फिर हम किस तरह डील कर रहे होते हैं? वो क्या करता है, वो जो फॉर एग्जांपल रिजल्ट यूज कर लिया दोबारा रिकम्प्यूट कर लिया, कुछ परसेंट यूज किया फिर रिकम्प्यूट किया। सही, मतलब वो रिकम्प्यूट करता है बार बार। यहाँ पे क्या है 2.2 2.4 में क्या है, 2.2 2.4 में ये है कि वो रिकम्प्यूट वाला काम दोबारा नहीं कर रहा है। ठीक होगी सर। अच्छा, जो 2.5 है परसिस्ट में जब हम ये डिस्क ओनली पास कर लेते हैं, डिस्क ओनली वाला फीचर पास कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने कंप्लीटली सेकेंडरी डिस्क के साथ कम्युनिकेशन करनी है।
इग्नोर करो प्राइमरी मेमोरी को. It stored the early partitions only on disk. वो जितने भी उसके अंदर टेम्परेरी कंप्यूटर रिजल्ट होता है वो कंप्लीटली आपके पास डिस्क के अंदर सेव हो रहा होता है. सर इसमें रैम बिल्कुल भी यूज नहीं हो रही होती. इसमें मेमोरी बिल्कुल यूज नहीं होती. जैसे हडूप का है, ये बिल्कुल हडूप वाला काम करना शुरू कर लेता है. क्लियर है ये? यस सर. नेक्स्ट ये लेजी इवैल्यूएशन, फॉल्ट टॉलरेंस, इम्यूटेबिलिटी, लोकेशन स्टिकीनेस, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. या चल ये थोड़ा सा और डिटेल में. लेजी इवैल्यूएशन मैंने आपको बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर रिजल्ट पड़ा होता है किसी वर्टेक्स के ऊपर, तो अगर उसी तरीके से सेम कुछ ऑपरेशंस दोबारा किसी और टास्क ने परफॉर्म करने होते हैं तो वो कंप्यूटर रिजल्ट को वो यूज कर लेता है, न कि दोबारा आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं. तो इसलिए वो लेजी इवैल्यूएशन कर रहा था. लेजी मीन्स कि वो लेजी होता है, दोबारा रिकम्प्यूट नहीं करता है, ऑलरेडी उनके पास जो उससे मिलता जुलता जितना भी होता है वो कंप्यूटर रिजल्ट को यूज कर रहा होता है. स्पार्क जो फॉल्ट टॉलरेंस है, फॉल्ट टॉलरेंस वही है कि आपके पास अगर कोई एक एग्जीक्यूशन, कोई टास्क, कोई डेटा फेल हो जाते हैं तो वो डेटा लाइनेज के थ्रू दोबारा रिकम्प्यूट कर देता है, क्योंकि आपके पास वर्टेक्स 9 को पता है कि मेरा फादर या मेरे पेरेंट कौन है, वर्टेक्स 8 है, तो वर्टेक्स 8 को रिक्वेस्ट करता है कि ड्यू टू एनी फेलियर इश्यूज आई हैव लॉस्ट ऑल द डेटा. तो वो क्या कर लेता है कि वो वर्टेक्स 8 को दोबारा रिकम्प्यूट करके या दोबारा उनके पास जो पहले से पड़ा होता है वो सेंड कर लेता है. और इसमें भी आपके पास दोनों किस्म की फेलियर होती है. आपका नोड भी फेल हो सकता है और आपका ड्राइवर नोड भी फेल हो सकता है. ठीक है, आपका ड्राइवर नोड भी फेल हो सकता है. तो इसी तरह जिस तरह हडूप के अंदर सेकेंडरी नेम नोड का कंसेप्ट है, अगर स्पार्क, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर वो जो प्रोग्राम मैनेजर होता है वो आपको क्या करता है, जो आपका रिसोर्स जो स्केड्यूलर होता है वो यहाँ भी यूज कर सकता है, मीसॉस भी यूज कर सकता है, स्पार्क का अपना स्टैंडअलोन जो है वो भी यूज कर सकता है. तो जो मैकेनिज्म वो यूज कर रहा था उसी मैकेनिज्म के थ्रू उनके जो ड्राइवर नोड की भी रिकवरी हो रही होती है, सेकेंडरी बनते जा रहे होते हैं. ठीक है, ओके सर. अच्छा, लोकेशन स्टिकीनेस से मजाद ये है कि आरडीडी करता क्या है. आरडीडी डेटा लोकेशन के मुताबिक अपने एग्जीक्यूशन कर रहा होता है. डेटा लोकेशन से मुताबिक ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास किसी एक्स लोकेशन के ऊपर मेरे पास डेटा सेव हुआ है और वो कुछ 500 MB है या 1 GB से ज्यादा डेटा है, तो मैं अपने प्रोग्राम को उस डेटा की लोकेशन के करीब ले आता हूं और वहां पे एग्जीक्यूट कर लेता हूं, या उस डेटा लोकेशन के जहां पे जिस नोड में पड़ा हुआ है उस नोड के अंदर मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं, कंप्लीट डेटा को प्रोसेस कर लेता हूं और रिजल्ट अपने पास वापस रिटर्न करवा लेता हूं. न कि मैं डेटा को पहले लोड करता हूं किसी एक्स लोकेशन से अपने पास, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता हूं. तो हडूप अपाचे स्पार्क के अंदर ये है कि वो अपने प्रोग्राम को उस एक्स नोड पे लेके चला जाता है और वहां पे कंप्यूट कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है और रिटर्न कर लेता है अपने आप को, डेटा को. क्लियर है ये? यस सर. कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चंस तो आप लोग पढ़ लें एक दफा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा. सर ये सर स्लाइड इसी स्लाइड का या किसी और का भी? सारे जहाँ मिड के बाद जितना भी पढ़ा हुआ है. सर अभी कुछ तो हुआ था लास्ट टाइम. चलो दोबारा ले लेते हैं, कुछ नहीं होता. ओके सर, इसका ये स्लाइड्स आपने पोर्टल पे अपलोड की या फिर यहाँ पर टीम्स पे? मैं आज अपलोड कर लेता हूँ और मुझे जरा जल्दी है क्योंकि इधर से मैंने एक जगह जाना है. सर मैं कोई 10 मिनट अटेंडेंस लगा दें सर. ये स्लाइड्स में शेयर कर लेता हूँ और वीडियो में मैं अपलोड कर लेता हूँ.
सर मैं आपको जो है Okay, sir. असाइनमेंट Sir, पेपर attendance. अटेंडेंस हो गई है, मैं दोबारा भी अटेंडेंस आप Sir. लोगों के साथ